नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में वर्णमाला टॉपिक, है ना। वर्णमाला में हमने स्वर का विभाजन कर लिया था, अब रह गए थे व्यंजन। व्यंजन के बारे में आज हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी क्लास को। जो भी होता है अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है, घोष अघोष, सभी का ये आज हम कंप्लीट करेंगे पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। व्यंजन ध्वनियाँ आज हम पूरा कंप्लीट व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होता है क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगती है ये भी आप फीडबैक मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा: वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात बिना स्वरों के इनका उच्चारण असंभव है। व्यंजन हमने पढ़ लिए थे, कितने होते हैं हमारे 33 हमारे व्यंजन होते हैं। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ये हमारे अंतस्थ व्यंजन और ये ऊष्म व्यंजन। तो ये कुल मिलाकर हमारे 33 व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर। कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ञ और ह। यानी क वर्ग पूरा आता है, ये क वर्ग हो गया पूरा, और ये ह भी इसी में कंठ में आता है। तालव्य व्यंजन, तालव्य में च, छ, ज, झ, ञ, य और स, यानी च वर्ग पूरा और य और स ये भी तालव्य व्यंजन में आते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य में पूरा ट वर्ग आएगा और र और ये स। दंत्य व्यंजन में त वर्ग पूरा आएगा और ल और श। ये न, ल, स ये संस्कृत भाषा में वर्ष व्यंजन थे, हिंदी भाषा में आकर दंत्य हो गए हैं। परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछे तो विकल्प में वर्ष व दंत दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। ये इन्हें दंत्य वर्ण भी बोल सकते हैं और वर्ष व्यंजन भी बोल सकते हैं। आगे विभाजन करते हैं ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन में प, फ, ब, भ और म। नासिक में जो हमारे सभी जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग होते हैं, इनके जो पांचवा फिफ्थ वर्ण जो होता है वो सभी हमारे नासिक्य में आते हैं। ये न्य, ण्य, ण, न और म ये हमारे नासिक्य व्यंजन होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये अभी हमने देखा है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। ये हमारे जो मुख है उसकी स्थिति बताई गई है, कहाँ पर मूर्धा होता है, कहाँ पर तालु होता है, कहाँ दंत होता है, कहाँ ओष्ठ जीव, इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, ठीक है। कुछ व्यंजन हमारे ऐसे होते हैं जो एक साथ दो उच्चारण करते हैं, जैसे न्य, ण्य, ण, ये नासिक के भी हैं और प्लस ये कंठ में आता है क वर्ग में, ये तालव्य में, ये मूर्धन्य में आता है और प्लस नासिक के भी है। जो हमारे फिफ्थ वर्ण जो होते हैं वर्गों के, वो दो दो उच्चारण से बोले जाते हैं। इन वर्णों को द्विस्थानीय वर्ण भी कहते हैं। इनमें संख्या 5 ही होती है, पांचों जो हमारे पांचों वर्ग के होते हैं 5 वर्ण, ठीक है। आगे आता है दंतोष्ठ व्यंजन।
दंतोष्ट में सिर्फ यही आता है व। अब देखेंगे वर्णों का विभाजन व्यंजनों का, वो भी प्राणत्व के आधार पर। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण की परिभाषा देखिए। प्राण का अर्थ यानी वायु होता है। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम और य, र, ल, व, यो जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, ये 19 व्यंजन टोटल इसमें आते हैं अल्प प्राण में। अल्प प्राण यानी हम सिर्फ व्यंजनों की बात कर रहे हैं, यहाँ हम स्वरों की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो सभी अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, महाप्राण, महाप्राण की परिभाषा, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा जो जैसे इनमें लगती है कम, इनकी मात्रा में ये यहाँ थोड़ा अधिक लगती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय यानी दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड, और ये तीनों स और इसमें ह भी है। ठीक है, जिन्हें हम ऊष्म वर्ड भी बोलते हैं। इसमें 14 वर्ड आते हैं सिर्फ व्यंजन में। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सारणी के हिसाब से देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं अल्प प्राण में और महाप्राण में। ठीक है, प्रथम यानी पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ड होता है वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वर्ग का, जैसे ये क वर्ग है हमारा, है ना, ये पूरा क वर्ग हो गया। इसका दूसरा और चौथा वर्ण यानी ख और घ, ये हमारे महाप्राण होते हैं और ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अंतस्थ वर्ण प्लस अनुस्वार और टोटल हमारे जो 11 स्वर होते हैं, ये कुल ध्वनियाँ हमारी अल्प प्राण। अभी मैंने बताया जो स्वर हैं सभी स्वर हमारे अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में ये सभी हो गए, और ऊष्म वर्ण भी आ गए, और विसर्ग, ये टोटल ध्वनियाँ कितनी हो गई 15। अल्प प्राण कितनी होती हैं 31, और इसमें 15 महाप्राण में टोटल स्वरों को लगाकर भी। ठीक है, आगे आता है इनका विभाजन घोषत्व के आधार पर। घोषत्व क्या होता है, यानी जो गूंज होती है उनकी झंकार या कंपन के आधार पर। ठीक है, इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है अघोष और एक होता है घोष। घोष को ही हम सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण यानी पहला और दूसरा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, जैसे हमने बोला क वर्ग, तो क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और इसमें ये तीनों स आते हैं, इसमें ह नहीं आएगा, तीनों स आएंगे। ठीक है, ये सभी ध्वनियां हमारी होती हैं अघोष। इनकी संख्या 13। ठीक है, आगे आते हैं सघोष। परिभाषा इसकी, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम यानी तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है प्लस य और र, ल, व और ह इसके साथ नहीं गया है, ह आया है यहाँ पर, यानी ये दगाबाज इंसान है, इस अपने ग्रुप को छोड़ के ये यहाँ कूद पड़ा है। ठीक है, और इसमें आते हैं छोटी अंग और बड़ी अंग, एवं जो सभी स्वर हमारे क्या होते हैं, सभी स्वर हमारे घोष होते हैं, सभी स्वर हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 20 तो व्यंजन हो गई, अनुस्वार हो गए, विसर्ग हो गया और 11 हमारे स्वर हो गए, तो कुल ध्वनियाँ इसकी 33 हो गई, और इसमें हमारी अघोष में 13 होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं सारणी के अनुसार। ठीक है, अभी हमने देखा प्रथम और द्वितीय। ठीक है, ये हमारे कवर्ग के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, और ये हमारे तीनों स और
यर लव ह, कुल ध्वनियाँ ये 13 हो गई। और ये हमारे लास्ट के जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो भी इनके अंतर्गत आता है। ये कुल व्यंजन कितने हो गए? 20 प्लस अनुस्वार, विसर्ग और सभी स्वर, कुल मिलाकर ये 33 हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन्हें हम बांटेंगे प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर 8 भागों में। स्पर्श व्यंजन हमने अभी देखे थे, शुरुआत में ही हमने इनका विभाजन 25 देखा था। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? 25 होते हैं, जिसमें हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये टोटल 25 हो गए। ठीक है, ये कंठे से होता है इसका उच्चारण क वर्ग का, और इसका तालव्य, इसका मूर्धन्य, इसका दंत्य और इसका ओष्ठ होता है। ठीक है, अब आते हैं स्पर्श संघर्षी। ठीक है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो तथा हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़े, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? च, च बोला हमने, च, छ, ज, झ। तो जब हम इन्हें बोलते हैं तो हवा का संघर्ष होता है। ठीक है, आगे आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श करे उन्हें, जैसे हमने य बोला, आराम से बोल देते य, र, ल, व, कोई भी संघर्ष इसमें नहीं होता है। ये हमारे 4 वर्ड होते हैं। अब इसके भी विभाजन होते हैं, ये है जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनका भी अलग अलग हम विभाजन करते हैं। इनमें य और व, इन्हें हम अर्धस्वर बोलते हैं। ठीक है, र को हम लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी बोलते हैं, और ल आता है हमारा पार्श्विक वर्ण। ठीक है, अर्धस्वर ये हमारे 2 हो गए, य और व। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग न के बराबर स्पर्श करते हैं उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। इसमें य और व। आगे लुंठित, र का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, अतः उसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, प्रकंपित भी कहते हैं। उच्चारण करते समय जिह्वा कंपन करती है, इसलिए इसे कंपित भी कहते हैं, अतः र ध्वनि को लुंठित एवं प्रकंपित कहते हैं। आगे आता है पार्श्विक। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व बगल भागों से बाहर निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसमें सिर्फ ल आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है ऊष्म यानी ईसत या स्पष्ट। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण करके ऊष्म होकर बाहर निकलती है तथा न के बराबर स्पर्श करती है उन्हें हम ऊष्म या ईसत स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तीनों, स और ह। इनका उच्चारण हमने देख ही लिया था। ठीक है, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। अब इसमें देखते हैं प्रयत्न किसे कहते हैं। ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा जो प्रयास किया जाता है उसे ही हम प्रयत्न कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का प्रयास भी आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। वर्ण के उच्चारण के साथ बाद का प्रयास ही बाह्य प्रयत्न कहलाता है। विव्रत का क्या अर्थ होता है? खुलना। द्विविव्रत यानी थोड़ा कम खुलना। स्पर्श यानी क वर्ग से प वर्ग तक ये सब हमारे जो वर्ण है वो स्पर्श होते हैं। ईसत में ऊष्म, ऊष्म व्यंजन जो हमारे तीनों स और ह है। विव्रत में आ आता है, और द्विविव्रत में
य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन इसमें आते हैं। अर्धस्वर, पार्श्विक और लुंठित ये हमने देख लिया। अनुनासिक में तीनों जो वो लास्ट वाले जो 5 वर्ड थे हमारे, ये अनुनासिक कहलाते हैं। नाद या गूंज के आधार पर घोष प्रत्येक वर्ण का प्रथम व द्वितीय और अघोष प्रत्येक वर्ण का तृतीय व चतुर्थ व पंचम वर्ण। ठीक है। श्वास के आधार पर यानी अल्पप्राण और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम यानी पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ यानी दूसरा और चौथा। ठीक है, ये महाप्राण होते हैं। आठवां प्रकार हो गया हमारा उत्क्षिप्त यानी ताड़नजात या विकसित, इसे या द्विगुण भी बोलते हैं। इसमें हमारे ड और ढ आते हैं। ये सिंपल वाले नहीं है, इनके नीचे बिंदी भी आती है। का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत का अर्थ होता है ऊपर उठना, क्षिप्त का अर्थ होता है शीघ्रता से नीचे आना। इस तरह ये उत्क्षिप्त का अर्थ फेंका हुआ हो जाता है। ताड़नजात व्यंजन, ताड़नजात का अर्थ होता है आघात करना। ड ढ उच्चारण में वीणा के प्रताड़ित यानी छूकर छोड़े गए तारों के समान गूंज ध्वनि में होती है, तो इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। विकसित व्यंजन, ड ढ का विकास कर बने ड और ड विकसित व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, ड और ड का प्रयोग निम्नलिखित दो रूपों में होता है। एक तो नुक्ता रहित शब्दारंभ में, जैसे डाल, डमरू, इसमें नीचे जो बिंदी है इसे नुक्ता बोलते हैं ना। अब इसमें बिंदी नीचे नहीं लगी है, ठीक है। और नुक्ता सहित शब्द के मध्य एवं अंत में जब आता है तो इसमें कभी भी ये हमारे ड और ड आगे आएंगे तो हमें इसमें बिंदी लगाकर कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जब हमारे या तो लास्ट में आएगा या बीच में आएगा तब हम नुक्ता का इसके साथ प्रयोग करते हैं, जैसे लड़का, पढ़ा, पढ़ाई, लड़ाई आदि। ठीक है। आगे, वायु के नासिक से निकलने के आधार पर यानी जब वायु नाक से निकलती है तब नासिक एवं निर्नासिक व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक के मार्ग से बाहर निकलती है इन्हें नासिक्य कहते हैं। निर्नुनासिक मौखिक, जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद है और वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, इन्हें मौखिक या निर्नुनासिक भी ध्वनियाँ कहते हैं। नासिक की ध्वनियाँ हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम पांचों, ये अभी हमने पढ़े थे। अनुस्वार, अनुनासिक स्वर, ये जो चंद्र बिंदी के साथ ऊपर बिंदी होती है और ये सिंपल वाली जो वर्ण के अंदर बिंदी होती है ऊपर। आगत व्यंजन क्या होते हैं? आगत व्यंजन क, ख, ग, ज, फ विदेशी भाषाओं की ध्वनियों में ये इस्तेमाल होते हैं, जो नीचे बिंदी हम लगाकर इन वर्णों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में नव विकसित व्यंजन, ये जो होते हैं ड, ड, न्य, न, ल्य, ड और ये अभी हमने नुक्ता वाले ड, ये सभी विकसित जो हिंदी में अभी प्रयोग में किए गए हैं। व्यंजन तो शब्द के आरंभ में व्यंजन गुच्छों में ही बोले जाते हैं। न और ल तथा म ये अल्पप्राण व्यंजन हैं। आज इनके महाप्राण रूप जैसे न, म, ल्य स्वतंत्र व्यंजनों की भांति विकसित हो गए हैं। न, म, ल के स्थान पर प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ परिवर्तन की क्षमता रखते हैं, जैसे काना, का ना में न आधा न, कुमार में मोह, कान्हा में नह, कुम्हार में मोह, आला में अल और आल्हा में लह। ठीक है। संयुक्त व्यंजन, अब आते हैं लास्ट के हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। संयुक्त व्यंजन
शब्द का अर्थ जहाँ दो या दो से अधिक व्यंजनों का प्रयोग संयोग रहा हो, यानी ये दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब जो हमारा क्ष होता है, जैसे वैसे तो शुद्ध उच्चारण इसका कश होता है, कश, पर बोलते हम इसको क्ष है। ठीक है, ये त्र और ये ज्य और ये श्र। जो हमारा छ है ये आधा क और स, जो षटकोण वाला स है, इससे मिलकर बनता है। और ज्ञ, जैसे हम ज्ञ बोलते हैं उसे हम ज्य बोलते हैं। ये ज आधा और ये न्य से मिलकर बना होता है। त्र आधा त और र से मिलकर बनता है। श्र हमारा सीटी वाला स जो आधा और पूरा र मिलकर ये हमारा श्र बनता है। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। इनकी पहचान यही है कि ये एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुत्थ हो जाते हैं तथा इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता है। जैसे सप्ताह, स्वप्न, स्त्री, राष्ट्रीय, विख्यात, लक्ष्य। व्यंजन द्वित्व, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, यानी एक ही जो वर्ड है वो दो बार प्रयोग होगा, एक आधा और एक पूरा आएगा। जैसे हमने बोला पक्का, तो क दो बार आया है, एक बार आधा एक बार पूरा। बच्चा, च इसमें दो बार है, च आधा और फिर पूरा। अड्डा, 70, 80, 90, 91, तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, विशेष सत्य, हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते हैं। पहला महाप्राण व्यंजन हमेशा अल्पप्राण ही होगा, जैसे अक्षा, बुद्धू, मट्ठा, पत्थर, मक्खी। तो ये हमारी हिंदी वर्णमाला पूरी कंप्लीट होती है। ये सारणी के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं अपने टेलीग्राम नंबर पर इसे पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगती है प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट पर ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब हम वर्णमाला का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में करते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आज हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।